हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनीता अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है अशोक, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। रोशन के रुपए। जन्मदिन पर रोशन को दादा जी से कड़क नोट मिली। उसने उन्हें अपने हाथ में दबा रखा था। उसे एक नया सीढ़ी खरीदने का बहुत मन था, लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए कड़क नोट को देखकर और छूकर महसूस करना चाहती थी। तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता चेहरा बना हुआ था और बाईं ओर छोटे छोटे शेर चित्रित थे। उसने सोचा, आखिर यहाँ शेर क्यों बने हुए हैं? एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य। हम जिस शेरों के चित्र रुपयों और पैसों में देखते हैं, उसका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काटकर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। इस विषय में तुमने अध्याय 6 में पढ़ा। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों पर पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। इसके पहले भी हम यह जाने कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे, उसकी स्थापना उसके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक में मिलते हैं। वंश। जब एक ही परिवार, देखिए वंश का यहाँ पे अर्थ बताया गया है। जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं, तो उन्हें एक ही वंश का राजा कहा जाता है। मौर्य वंश के 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। चंद्रगुप्त मौर्य सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, इन्होंने चंद्रगुप्त ने अपने वंश की स्थापना की थी, घनानंद को राजगद्दी से उतार के। फिर उसका बेटा बिंदुसार और उसका बेटा बिंदुसार का पुत्र अशोक। इस प्रकार वंश दर वंश ये अशोक साम्राज्य चलता रहा। राज्य में बहुत से नगर थे। जो राज्य एक सबसे बड़ा क्षेत्र होता है, उसमें छोटे छोटे नगर बसे होते थे। ठीक वही बात कही है कि मानचित्र में उन्हें काले बिंदुओं से दिखाया गया है। ये देखिए, राज्य के अंदर छोटे छोटे नगर, जैसे ये देखिए पाटलिपुत्र, यहाँ है पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला। ये छोटे छोटे नगर थे, महत्वपूर्ण नगर। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। तक्षशिला उत्तर और पश्चिम के मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन, अभी हमने बात किसकी की? पाटलिपुत्र और तक्षशिला। देखिए, अभी हमने बात किसकी की थी? तक्षशिला की थी।
ये रहा तक्षशिला। ठीक है, तक्षशिला से क्या है, उत्तर और पश्चिम, ये उत्तरी भाग हो गया और ये पश्चिमी भाग हो गया। और मध्य एशिया, मध्य एशिया इसके इस तरफ पड़ता है, इधर मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन, ये देखिए ये है उज्जैन। उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिण भारत जाने वाले मार्ग में पड़ता था। बिल्कुल उत्तरी भारत जिससे आना होगा वो यहाँ से आएगा और ये दक्षिण भारत इनके मध्य में पड़ता है। क्या पड़ता है? उज्जैन। ठीक है, दक्षिण भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। जो नगर थे उसमें कौन रहता था? अक्सर व्यापारी, शिल्पकार और अधिकारी अधिकांश रहा करते थे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्र में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। साम्राज्य के क्षेत्र में और कौन कौन थे? किसान थे, पशुपालक थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों के शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाके में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। जाहिर सी बात है, जो शहर अर्थात जो राज्य से हटे हुए स्थान पे जंगलों पे रहेंगे, वहाँ की जो रहन सहन का तरीका होगा वो अलग होगा। तो वो अलग तरीके की भाषा का भी उपयोग करते थे, अलग प्रकार का भोजन ग्रहण करते थे और अलग प्रकार के पोशाक पहनते थे। जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं उन्हें लाल बिंदुओं से दिखाया गया है। ये सारे इलाके राज्य के भीतर थे। उन देशों के नाम बताओ जहां अशोक के अभिलेख मिले हैं। भारत के कौन से राज्य मौर्य साम्राज्य से बाहर थे? ये जो लाल बिंदु से ये संकेत दिए गए हैं, यहाँ पे अशोक के अभिलेख मिले हैं। जैसे ये है कलसी, टोपरा, बहापुर, धौली, जौगढ़, रामपुरवा, लोरिया, लुम्बिनी, गुज्जर, कौशाम्बी, रूपनाथ, सांची, गिरनार, सोपारा, सन्नाती, मस्की, येरीगुड्डी, ब्रह्मगिरी। इसके अलावा लंपक, कांधार, मेरठ, सारनाथ, कौशाम्बी, इलाहाबाद, पाटलिपुत्र, रामपुरवा, मेरठ, इन सभी स्थानों से क्या हुआ है? जौगढ़, धौली, कलिंग, इन सभी स्थानों से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है, राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है? राज्य जो एक छोटा होता है, छोटी सीमा में होता है, जो साम्राज्य होता है वो बहुत अधिक विस्तृत और विशाल दूर दूर सीमाओं तक फैला होता है। चूँकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की ज़रूरत होती है, इसीलिए सम्राटों और
राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती है। बिल्कुल, राज्य की तुलना में जो साम्राज्य होंगे उनमें ज़्यादा ही संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की ज़रूरत होती है। साम्राज्य का शासन, क्योंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसीलिए अलग अलग हिस्से पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट पर सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि इन इलाकों के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। जो राजा के आदेश का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उनको सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था और संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलापों पर नज़र रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्री की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। देखिए, ये जो साम्राज्य का प्रशासन था, जो राज्य होता है वो बहुत छोटा होता है, उसकी सीमाएं बहुत छोटी होती है। लेकिन ये साम्राज्य, अशोक साम्राज्य की बात की गई तो अशोक का साम्राज्य बहुत अधिक विस्तृत था, बहुत अधिक दूर तक सीमाओं तक फैला हुआ था। उसमें क्या होता था, उसमें अधिक कर वसूले जाते थे और उसके कर वसूली के लिए उन्हें अलग अलग पदाधिकारियों की आवश्यकता पड़ती थी। इसके अलावा संदेशवाहक की आवश्यकता होती थी, जो संदेश होता था वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर तेजी से उसे पहुंचाने का कार्य करते थे। इसके अलावा जासूसी अर्थात सामान्य लोगों पर दृष्टि रखना और जो अनेक ऐसे कार्य करते जो मिलते थे जो राज्य की दृष्टि से उचित नहीं है, उन्हें वे दंडित भी करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। इन सब के ऊपर सम्राट थे और ये छोटे छोटे जो कार्य वगैरह करते थे, जाहिर से बात है उन सब की शक्ति जो होगी सबसे ऊपर राजा के पास होगी, जो राज परिवार और एवं वशिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। राजा अपने मंत्री और अपने सहायक गणों के साथ इन सब पर दृष्टि रखता था, नियंत्रण रखता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे छोटे क्षेत्र एवं प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों में शासन किया जाता था। इनके छोटे छोटे क्या थे, प्रांत थे, क्षेत्र थे, उन पे भी इनका शासन हुआ करता, जैसे तक्षशिला हो गया, उज्जैन हो गया, इन सब पर राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र ने इस क्षेत्र पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को यहाँ का गवर्नर बनाकर भेज दिया जाता था। अब देखिए, जो बड़े बड़े साम्राज्य होते हैं उसमें अनेक जो नए साम्राज्य जीते जाते हैं, नए छोटे छोटे राज्य को मिला के जो साम्राज्य बनते हैं, तो उन छोटे राज्यों का संचालन करने के लिए जो राजा के पुत्र होते थे उनको गवर्नर के पद पर उनकी नियुक्ति कर दी जाती थी और इसके पश्चात वो अपने गवर्नर की नियुक्ति के अनुसार अपना उनको जो नया राज्य दिया जाता था उसका संचालन करते थे, उसकी देखरेख करते थे।
लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे। जो शासक मौर्य साम्राज्य में जो शासक थे वो क्या करते थे, मार्गों पर अर्थात स्थल मार्ग और जल मार्ग पर नियंत्रण रखने का काम भी करते थे। क्योंकि स्थल मार्ग और जल मार्ग के बीच नियंत्रण नहीं होगा तो कोई भी दूसरे राज्य का सैनिक या कोई भी गुप्तचर किसी भी प्रकार से उस पर अपना मतलब आक्रमण कर सकता था या किसी प्रकार की हानि पहुंचा सकता था, जो कि अवगमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर के रूप में कर और भेंट के रूप में मिलते थे उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध थे। ये क्वेश्चन याद रखना, एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अशोक साम्राज्य के शासनकाल में कंबल के लिए कौन सा भारत का स्थान फेमस था। तो उत्तर जो भारत का मैप आएगा वो उधर जो उत्तरी सीमा है वे और इधर जो पश्चिम है वो, ठीक है। तो उत्तर पश्चिम ये जो स्थान थे वो कंबल के लिए प्रसिद्ध थे और भारत का जो दक्षिणी भाग जो आता है कुछ इस प्रकार से, ये सब जो भाग थे वे सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध थे, ठीक है। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। देखिए अब नजराना क्या होता है बताया गया है यहाँ पे। एक विशेष प्रकार की भेंट होती है नजराना, जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे। वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। नजराना वही होता है जो खुशी से और अपनी इच्छा अनुसार व्यक्ति का जो मन हुआ या उसकी जितनी क्षमता है वो देता है और देने में समर्थ होता है। नजराना वही व्यक्ति देता है अक्सर। आगे बढ़ते हैं। राजधानी में सम्राट मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनान राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज वो कहाँ से आया था, यूनान से, और किसके राज दरबार से आया था, राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज ने जो कुछ भी देखा उसका विवरण दिया। यहाँ हम उसके विवरण का एक अंश दे रहे हैं। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। जैसे राजा दर्शन के लिए निकलते हैं। ये मेगास्थनीज के विचार है जो उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है, उसका एक छोटा सा अंश है। तो वो बताता है कि जब अशोक निकलता है अपने दर्शन के लिए, मतलब प्रजा के दर्शन के लिए, और प्रजा राजा का दर्शन करती थी, तो क्या होता था, एक जश्न मनाया जाता था। कुछ इस प्रकार की धूमधाम से तैयारियां चलती थी। उन्हें एक
सोने की पालकी में ले जाया जाता है और उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। राजा को सोने की पालकी में बैठाया जाता है और जो उनके बॉडीगार्ड जो अंगरक्षक होते थे वे सोने चांदी से अलंकृत जो हाथी सोने चांदी की सजी होती थी उन पर सवार होते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। पेड़ों को लेके चलते हैं कुछ अंगरक्षक। पेड़ों को अर्थात पेड़ों की जो टहनियाँ जो डालियाँ होती हैं उसमें ढेर सारे पत्ते लगे होते हैं उसके साथ। इन पेड़ों पर प्रशिक्षण तोतों का एक झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता है। कितनी अधिक सुरक्षा राजा की होती थी। देखिए, राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। वे हमें इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश ना करे। उनके खाना खाने के पहले खाना नौकर खास उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात ही कमरे में नहीं सोते थे। देखिए, राजा की इतनी लंबी सुरक्षा की जाती थी। जब वो राजा निकलते थे दर्शन के लिए तो उन्हें सोने की पालकी में बैठाया जाता था। चारों तरफ अंगरक्षक होते थे, यहाँ तक कि महिलाएं अंगरक्षक होती थी। पुरुष जो होते थे वो हाथी पे बैठ के जाते थे और हाथी पूरे श्रृंगारनुमा होती थी। इसके अलावा जो तोते थे वो जो राजा के सिर के आसपास घूमते रहते थे उनकी रक्षा के लिए। और जो महिलाएं थी वे भी अपने साथ सुरक्षानुमा हथियार लेकर उनके आसपास मौजूद रहती थीं। और राजा एक ही कमरे में 2 रात नहीं रहते थे। और उनका खाना क्या होता था, नौकर चखते थे खाना परोसने से पहले। ये सब सुरक्षाएं हैं। राजमहल में कब क्या हो जाए तो उसकी सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए इन सब की व्यवस्था की गई थी। ये एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची मिट्टी से बने हैं। राजा का महल भी कांट से बना है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियाओं के लिए बने बसेरों से घिरा है। वहाँ पे एक छोटी सी व्यवस्था ये बताई गई है कि बुर्ज होते थे वहाँ। इसके अलावा 64 द्वार थे और वे कच्ची ईंटों से बने थे। महल के रूप में अलंकृत थे नक्काशी से। उद्यान था, उद्यान अर्थात बाग बगीचे, और वहाँ पे चिड़िया के रहने के लिए एक बसेरा भी था। और अंत में संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठा किया जाता था और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वह मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु, मोम जैसी चीज़ें लाकर दें। अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसा पहला शासक था जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता
पर जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक को ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं। कलिंग के युद्ध का वर्णन हुआ। अशोक के अभिलेख में कलिंग के युद्ध का वर्णन मिला है। देखिए कैसा वर्णन है उसमें। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही, राजा बनने के 8 वर्ष बाद मैंने कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए, 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीत लिया जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसीलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैंने धम्म पालन करने और दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। मैं मानता हूँ कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं ये अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध न करें। जो अशोक ने कलिंग का युद्ध जीता था, जीतने से पूर्व कलिंग के युद्ध में जो बहुत हिंसक घटनाएं घटी थी, उससे अशोक बहुत ही ज़्यादा नाखुश थे। उन्हें ये सब हिंसा वाली चीज़ पसंद नहीं आई थी, तो उनकी मनोवृत्ति बदल गई। इतने लोगों की हत्या, गुलामी, अत्याचार, ये सब देखकर जो राजा हैं उनका दृष्टिकोण बदल गया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद उन्होंने सभी युद्ध को त्याग दिया था और इसके बाद उन्होंने धम्म का पालन करना आरंभ कर दिया। आगे देखते हैं अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। ठीक है, कलिंग देखिए वर्तमान में कलिंग कहाँ पड़ेगा? उड़ीसा में। ठीक है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर, तो इसे याद रखना। जो कलिंग है वर्तमान के उड़ीसा में स्थित था, प्राचीन समय का कलिंग। मानचित्र 5 देख लेते हैं। मानचित्र 5 में कलिंग ये रहा उड़ीसा, ये रहा, ये आता है ना उड़ीसा, यहाँ पे यही है कलिंग। ठीक है, अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से घृणा हो गई। अभी हम यही बात कर रहे थे कि जो अशोक थे, अशोक जो राजा थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने कलिंग को जीतने के लिए भयंकर युद्ध किया, जो उसमें खूंखार और जो अनेक प्रकार की हिंसा हुई थी, उसे देखकर अशोक जो थे वो बहुत चिंतित थे। उन्होंने क्या किया? इसीलिए उन्होंने युद्ध को आगे न लड़ने का निर्णय लिया। तो उन्होंने क्या किया? भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं किया। अशोक का धम्म क्या था? अब देखिए, अशोक ने युद्ध त्यागने के बाद धम्म को अपना लिया था। वो किस प्रकार का, वो धम्म क्या था? अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दे। वे बुद्धि के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। ऐसी
कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे। धम्म धम्म जो था, उनका जो प्रभाव अशोक पर पड़ा वो किस कारण से पड़ा था, ये बताया जा रहा है कि उनके राज्य में बहुत से धर्म को मानने वाले भी थे। इसके अलावा इससे कई बार हाँ, ऐसी कई समस्याएं थी जिसके लिए संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इसके अलावा परिवार में वे पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान करना उसका कर्तव्य है। इसीलिए उन्होंने धम्म महामात्य नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवाए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद नहीं पढ़ सकते थे। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी दूत भेजे। अशोक ने धम्म का बहुत अधिक प्रचार प्रसार किया था। उसने अपने देश, अपने मतलब राज्य में ही नहीं अपितु भारत के अनेक विभिन्न प्रदेशों में अपने राजदूत भेजे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्य एवं जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर की इस मूर्ति को देखो, यह बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। यह उस समय की मूर्तिकला का एक नमूना है। अशोककालीन वृषभ की एक चित्रकला। अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश। अशोक ने अपनी प्रजा के लिए अनेकों संदेश लिखवाए थे, जो कि अभिलेख और शिलालेख इन सब पे लिखे थे। इसके अलावा स्तंभों पे भी अशोक ने अपने संदेशों को उत्कीर्ण करवाया। ठीक है, देखिए अब आगे देखते हैं कि अशोक के संदेश किस प्रकार के थे। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर और जब यात्रा शुरू करते हैं, तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं। इसके बदले में यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज़्यादा फलदायी होगी। वे अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या हैं? ये हैं अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना। अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरों के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बात गलत है। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे के धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उनका आदर करना चाहिए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा, उनके धर्मादेश
आज भी हमारे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिन्हें हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये हमारे प्रथम प्रधानमंत्री अशोक के लिए उनके शब्द हैं, उनके लिखे गए शब्द जो अशोक के लिए बोले गए हैं कि आज भी उनके धम्म देश, आज भी इससे हम ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिन्हें हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अशोक के धम्म की विशेषता बताई है, उनकी मतलब बड़ाई करी है। अशोक ने धम्म के विचारों को दूर दूर तक फैलाने के लिए उन बातों को बताया जो आपके अनुसार राजा भी प्रासंगिक है। अशोक के संदेश के उन हिस्सों को बताओ जो आज भी प्रासंगिक है। ब्राह्मणी लिपि। आधुनिक भारत में ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई। यहाँ आप अक्षर को अलग अलग भाषाओं की लिपियों में देख सकते हैं। देखिए, आरंभिक ब्राह्मणी अ को ऐसे त्रो की तरह लिखा जाता था। देवनागरिक हिंदी, ये तो आज भी इसी का यही रूप है। इसके अलावा बंगला में ऐसे लिखा जाता है, ऐसे करके ओ। ठीक है, मलयालम में कुछ इस प्रकार से। और तमिल में कुछ इस प्रकार से। ओ। आधुनिक समय की जो देवनागरिक लिपि है, अधिकांशतः उसके अक्षर ब्राह्मणी लिपि से ही निकले हुए हैं। ठीक है, अन्यत्र। चलिए इसमें भी देख लेते हैं, इसमें क्या विशेष जानकारी दी गई है। मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले, लगभग 2400 वर्ष पहले, चीन के सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया। इससे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा को पशुपालक लोगों से सुरक्षित करना था। लगभग 2000 वर्ष तक इन दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रही। यह दीवार लगभग 64 किलोमीटर लंबी है तथा पत्थर और ईंट से बनी है। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चपटी है। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा। हर 100-200 किलोमीटर के दूर पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बने हुए हैं। देखिए, बुर्ज इसे कहते हैं। छोटा छोटा एक कमरा नुमा होता है ना, जैसे ऐसा होता है कुछ। यहाँ पे सैनिकों के बैठने का स्थल होता है। कुछ खिड़कियाँ होती हैं और ये और ऊंचाई पे होता है, जैसे कि ये बना हुआ है ना, ये इधर बना हुआ है, फिर इधर देखो इधर बना हुआ है, उसे कहा जाता है बुर्ज। ठीक है, पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का रवैया चीनी सम्राटों के रवैये से कैसे भिन्न था। अशोक का रवैया चीनी सम्राटों से बिल्कुल भिन्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं। साम्राज्य, राजधानी, अधिकारी, संदेशवाहक, प्रांत और धर्म। उपयोगी शब्द। मौर्य साम्राज्य में विभिन्न काम धंधे में लगे लोगों की सूची बनाओ। तो लोग क्या क्या काम करते होंगे। शिकारी थे,
और जासूस करने वाले थे, जासूसी करने वाले थे, संदेशवाहक थे, व्यापारी थे, शिल्पकारी थे, सरकारी अधिकारी थे, पशुपालक थे, किसान थे। ये सब थे जो कि अभी हमने पढ़ा। रिक्त स्थान भरो। चलिए देखिए रिक्त स्थान भी देख लेते हैं। जहाँ पर सम्राटों का सीधा शासन था वहाँ अधिकारी डैश वसूलते थे, कर वसूलते थे। राजकुमारों को अक्सर प्रांतों में डैश के रूप में भेजा जाता था, गवर्नर के रूप में भेजा जाता था। मौर्य शासक अवगमन के लिए महत्वपूर्ण डैश और डैश पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। जल मार्ग और स्थल मार्ग पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। प्रदेशों में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को डैश दिया करते थे, नजराना दिया करते थे। अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले। बताओ कि निम्नलिखित वाक्य सही है या गलत। उज्जैन उत्तर पश्चिम की तरफ अफगान अवगमन के मार्ग पर स्थित था। गलत। उज्जैन वहाँ स्थित नहीं है। उज्जैन और भारत के मध्य भारत में स्थित है। आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके मौर्य साम्राज्य के अंदर थे। सही, बिल्कुल सही। चंद्रगुप्त के विचार अर्थशास्त्र में लिखे गए हैं। बिल्कुल लिखे गए हैं। कलिंग बंगाल का एक प्राचीन नाम है। नहीं, कलिंग उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए हैं। बिल्कुल सही। उन समस्याओं की सूची बनाओ जिनका समाधान अशोक धम्म द्वारा करना चाहता था। जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि विभिन्न प्रकार के धर्मों के लोग थे जिससे कि आपसी मतभेद होता था। इसके अलावा जो दास थे उनके साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था बड़ों के आदर के लिए, और विभिन्न प्रकार की समस्याएं जो समाज में फैली हुई थी उसके समाधान के लिए, जैसे परिवार और आस पड़ोसियों के बीच जो झगड़े होते थे, लड़ाई होती थी, उनको समाप्त करने के लिए जानवरों की जो बलि चढ़ाई जाती थी, उनको कष्ट दिए जाते थे, उन सब ऐसी जैसी समस्याओं को धर्म के माध्यम से उन्होंने दूर करने का प्रयास किया था। धर्म के प्रचार के लिए अशोक को किन साधनों का प्रयोग किया? अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने अभिलेख लिखवाए, स्तंभ लेख लिखवाए, शिलालेख लिखवाए, अधिकारियों की नियुक्ति की। इसके अलावा उन्होंने धम्म अधिकारियों की नियुक्ति करी जो कि अलग अलग संदेश मतलब अलग अलग देशों में जाके अपना संदेश दिया करते थे, अपना प्रचार प्रसार किया करते थे। और विदेशों में धम्म के प्रसार करने के लिए प्रतिनिधित्व को उन्होंने क्या किया था? प्रचलित किया था। विभिन्न प्रकार के संदेश उनके द्वारा अलग अलग भिन्न भिन्न देशों में पहुंचाए गए थे। तुम्हारे अनुसार दासों और नौकरों के साथ बुरा व्यवहार क्यों किया जाता होगा? जाहिर सी बात है, उन्हें युद्ध में जीता गया था तो उनके साथ उनके जो अपने सगे संबंधी थे वो छूट गए थे, और दूसरे जो होते लोग जो थे वे अपने जैसा उन्हें बहुत कम मानते थे, तो उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार होता था। आगे के क्वेश्चन आप सब खुद ही करोगे, ठीक है। आगे की बात चलिए इसको जान लेते हैं। लगभग 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। इसके स्थान पर साथ ही साथ अन्य जगहों पर भी कई नए राज्यों का उदय हुआ। पश्चिम उत्तर में तथा उत्तर भारत के कुछ भागों में करीब 100 साल तक हिंद यवन राजाओं का शासन
रहा। इसके बाद पश्चिमोत्तर उत्तर तथा पश्चिम भारत पर शक नामक मध्य एशिया लोगों का शासक स्थापित हुआ। इसमें से कुछ अन्य राज्य लगभग 500 वर्ष तक टिके रहे, जब तक कि शक शासकों को गुप्त शासकों से पराजित नहीं मिल गई। इसके बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। शक शासन स्थापित हुआ, और इसके बारे में अध्याय 9 में पढ़ेंगे। ठीक है, ये बताया गया है कि धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य समाप्त हुआ, तो जो अपने भारत की तरफ विदेशी शक्तियाँ थी वो किस प्रकार अधिक तेजी से बढ़ने लगी। उत्तर और मध्य भारत के कुछ इलाकों में मौर्य सेनानायक पुष्यमित्र शुंग ने एक राज्य की स्थापना की। शुंगों के बाद कण्व तथा कुछ अन्य वंशों के शासक तब तक चला जब तक कि लगभग 1700 वर्ष पूर्व पहले गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई। हमने देखा कि पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों पर शकों का शासन था। यहाँ पश्चिमी भारत तक तथा मध्य भारत पर शासन कर रहे हैं। सातवाहन शासकों के साथ इसके कई युद्ध हुए। लगभग 2100 साल पहले स्थापित सातवाहन राज्य लगभग 400 साल तक टिका रहा। लगभग 1700 वर्ष पहले मध्य तथा पश्चिमी भारत में वाकाटक वंश का शासन स्थापित हुआ। दक्षिण भारत में 2200 से लेकर 1800 वर्ष पूर्व के बीच चले चोल, चेर तथा पांडव ने शासन किया। लगभग 1500 साल पहले पल्लव और चालुक्य के 2 बड़े राज्यों की स्थापना हुई। इसके अलावा और भी कई राज्य स्थापित हुए। इसके बारे में हमें उनके सिक्के, पांडुलिपियों और पुस्तकों से पता चलता है। इन सब के साथ साथ अनेक ऐसे परिवर्तन भी हो रहे थे जिनमें सामान्य पुरुषों एवं स्त्रियों का महत्वपूर्ण योगदान था। इन कृषि का प्रसार, नए शहरों का विकास, उद्योग तथा व्यापार में प्रगति थी। व्यापारियों ने एक सफर जहां उपमहाद्वीप के अंदर तथा बाहर जमीन के रास्तों की खोज की, वहीं पश्चिमी एशिया, पूर्वी अफ्रीका तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया में समुद्री रास्ते भी खुले। मंदिरों, स्तूपों तथा अन्य इमारतों का निर्माण हुआ, किताबें लिखी गई, साथ ही वैज्ञानिक खोज भी हुई। ये सारी बातें साथ साथ हो रही थी। यह पुस्तक बाकी हिस्सों को पढ़ते हुए तुम इन बातों को ध्यान में रखना। इन सब के बारे में हम आगे अगले अध्याय में पढ़ेंगे। ये छोटा सा एक ब्रीफ में दिया गया है। देखिए, हिंद यवनों का जब शासक आया तो उनके काल में सिक्के इस प्रकार चलते थे। फिर कुषाण काल के सिक्के इस प्रकार के, शक शासक जो आए उनके सिक्के, और ये सातवाहन के सिक्के, ये इन सब के बारे में बताया गया है। इनका परिचय इस प्रकार है। तो मिलते हैं अब अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। ओके।